IVM हंस वाणी। हंस कथा मासिक अब आवाज की दुनिया में। आप सुन रहे हैं हंसवाणी। पेश है सुधा अरोड़ा की कहानी भीम टोला की छोकरी, जिसे आवाज दे रही हैं जश्न कलम की कलाकार शाश्विता शर्मा। कई घुमावदार ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर जीप आखिर अपने पड़ाव पर आकर रुक गई। जीप से उतरते हुए कदम जहां थे वहीं थम गए। सामने था दक्षिण भारत की कलात्मक मूर्तियों से सजा एक बेहद खूबसूरत परिसर, नवांकुर। लगा जैसे रामोजी स्टूडियो का एक प्रांगण हो जहां किसी पीरियड फिल्म की शूटिंग होने वाली है। अजंता एलोरा की गुफाएं खंडर बनने से पहले ऐसी ही मूर्तियों और ऐसी ही विस्मित कर देने वाली प्रतिमाओं और अंकनों से रची गई होंगी। कई बगियाओं और फूलों की क्यारियों को पार करते हुए सामने बेहद एंटीक कलाकृतियों से सुसज्जित एक भव्य आवास था। अधबनी दाढ़ी वाले मझोले कद के एक अधेड़ ने मेरा सामान रख दिया। आदतन उसको थमाने के लिए मैंने 50 का नोट बढ़ा दिया तो उसने एकदम हाथ समेट लिए और झुककर दोनों हाथ कलाइयों तक जोड़ दिए। ना मैडम जी, कोई दरकार हो तो कहब, हम ये है रहीला, बगल में रसोई बा, ये हम ना लेब। और उसने खुददारी से नोट की ओर पीठ घुमा ली। आपका नाम? बद्री। अच्छा बद्री। मैंने नाम दोहराया पर इस डर से धन्यवाद नहीं कहा कि कहीं उसे भी लौटा ना दे। धन्यवाद अक्सर एक शब्द भर बनकर रह जाता है। बद्री। कई नाम अपने चेहरों के साथ कितना मैच करते हैं। कमरे में जाते ही खिड़की से पर्दा हटाया। पूरा लैंडस्केप किसी पेंटिंग सा दिखाई देता था। डूबते हुए सूरज की लालिमा में दूर तक फैले पीली सरसों के खेत, खिड़की पर लगे पर्दों पर रंग बिरंगी चिड़ियों के कोलाज, सोफों के बैक कवर और कुशन्स पर भी वैसी ही नन्ही चहकती चिड़ियाएं। दीवारों के कोनों में लकड़ी के एंटीक लैंप, कहीं रंगीन और कहीं मटमैले रंगों के पथरीले आभास देते लकड़ी के दरवाजे और सांकले। सांकलों पर जड़े ताले भी बेजोड़, कहीं बुद्ध की मुखाकृति तो कहीं गणपति दुर्गा तो कहीं गंगाधारी शिव। सब कुछ बहुत पुराने जमाने का आभास देता हुआ और फिर भी अनछुआ सा। शहरों की प्रदूषित हवा की बनिस्बत यहाँ सांस लेना मानो स्वर्ग में सांस लेने जैसा था। सुबह चिड़ियों की कलरव से नींद टूटी। बाहर निकली तो चिड़ियाएं आनंदित सुर में बेरोक टोक चहचहाती हुई यहाँ से वहां उड़ रही थी। भाषा अनसमझी होते हुए भी उत्सव गान की चहक और लहक जानी पहचानी थी। सामने लगी क्यारियों में बद्री दिखा, मिट्टी को खखोरता हुआ। अच्छा, तो बद्री यहाँ का पीर बावर्ची भिश्ती है। मैं चिड़ियों की चुनमुन का आनंद ले रही थी कि बेर के झुरमुटों से आती एक अनसुनी सी कुहुक ने ध्यान खींचा, जो सबसे अलग थी। मैं उसे ध्यान से सुनने की कोशिश में थी कि बद्री ने अपनी खुरपी रोककर हिंदी मिश्रित बोली में कहा, ई सुकलाइन चिड़िया बोलते हैं मैडम जी। बरहम बेला एकर बोली सुन ले तो बहुत ही शुभ। अच्छा हाँ मैडम जी, आज अपने के दिन बहुत नीक बीती। सुकलाइन, हुरैया और पेंडुकी ऊंची जाति के पाखी, भोर बेला इनकर बोली सुने तो पूरा दिन नीमन बीते है। और जे कहीं किलाटा और चरखी के भोरे भोरे सुन ला, पूरा दिन के सत्यानाश। वो छोट जात के चिरई ना। अचानक जैसे किसी ने मुझे घुमौरी देकर गिरा दिया। इंसान खुद तो जाति धर्म के चंगुल में सदियों से जकड़ा ही है, पर प्रकृति की इतनी खूबसूरत देन, इन रंग बिरंगी चिड़ियों में भी उसने वर्ण विभेद ढूंढ लिया। किसी चिड़िया की बोली अच्छे शगुन का संकेत तो किसी की अपशगुनी। ये सब कुछ नहीं होत भैया, जानते हो
जिस दिन बिल्ली हमरा रास्ता काट जाई ना, वो दिन हमरा खूब भला चंगा बीते। बद्री उजबक सा मुझे देखता रहा। पता नहीं मेरी भाषा के कारण या मेरी बात उसके गले नहीं उतरी। परिसर में एक विशेष आयोजन था, जिसके लिए पुरानी कार्यकर्ता कृष्णा जी के सुपुर्द मुझे कर दिया गया था। परिसर के बीचों बीच एक एम्फी थिएटर था, जिसकी स्टेज की दीवारें मधुबनी पेंटिंग से सजी हुई थी और जहां गांव की महिलाएं स्थानीय बोली में एक आवाहन गीत गा रही थी। रंग बिरंगे घाघरों, सुनहरी रुपहली गोटे किनारी वाली साड़ियों और चुनरियों से सजी धजी बेशुमार औरतें। रंग ऐसे कि मथुरा वृंदावन की होली का उत्सव हो जैसे। अब हम रंग करघा में थे। बड़े से हॉल में मशीनों पर महिलाओं के हाथ बदस्तूर चल रहे थे। सूत को पहले रंगना, फिर करघे पर चढ़ाना। हर करघे पर आसपास के गांव गिराओं की कोई औरत मुस्तैदी से अपने काम में जुटी थी। डिजाइन का सैंपल सामने रखकर चादर या साड़ी बुनने का क्रम जारी था। कितनों की मेहनत, कितने हाथों की कला। जाने क्यों एकाएक ख्याल आया कि अपने लिए साड़ी या घर के लिए पर्दे, चादरें और कुशन खरीदते समय छोटी दुकानों से कितना मोल भाव करते हैं हम। कभी समझ ही नहीं पाते कि इस हस्तकला में कितना वक्त और कितनी एकाग्रता चाहिए। हस्तकला के श्रम को कभी देखा ही नहीं तो समझेंगे कैसे। हाथों और करघे का सही तालमेल। जरा सा हाथ कांपा या ध्यान भटका कि सूत टूटा, फिर उसको वापस ठीक करने में उतनी ही मशक्कत। दुबली पतली महिलाओं की मजबूत हथेलियों की पकड़ और कंधों का एक सुरताल में पूरी लय के साथ हिलना और बुनना। इन महिला श्रमिकों की गठीली बाहों की पसलियों को सिकुड़ते फैलते देख लेने के बाद हैंडलूम की साड़ियां खरीदते हुए अब कभी मोलभाव नहीं कर पाऊंगी, ये तो तय था। इस स्वप्न नगरी की चहल पहल से निकलकर मुझे यहाँ के गांव से मिलना था। जीप जहां रुकी मैं चौंकी। गांव की कल्पना का इससे तालमेल नहीं बैठ रहा था। तरतीब से बने मकानों की एक कतार थी। अच्छा खासा ईंट गारे और अपने तय अनोखे डिजाइन में बना ये पक्का मकान था। कृष्णा जी ने मेरा असमंजस देख खुलासा किया, इन्हें भी एक बार देख लें। लाख समझाने पर भी ये आती नहीं है हमारे यहाँ। इन्हें समझा कर देखें, अगर आपके कहे से उनकी सोच में कुछ बदलाव आए। कुछ सीढ़ियां चढ़कर हम पहली मंजिल पर पहुंचे। सलीके से साड़ी के कढ़ाईदार बॉर्डर के 2 इंच घूंघट से सिर ढके एक महिला ने झुककर अभिवादन किया और बैठने के लिए कहा। हमारे बैठते ही एक दुबली पतली सांवली सी लड़की स्टील की थाली में पानी के गिलास लेकर फौरन खिदमत में हाजिर हो गई और सामने मेज पर गिलास रखकर पीछे हट गई। लड़की की कलाई में पीतल की चूड़ी थी और आंखों में गजब की मासूमियत। मैंने घर की महिला से कहा, सुंदर साड़ी है आपकी। हमारे पति भागलपुर से लाए हैं। हम बलिया के हैं। लम्हर जिम्मेदार थे हमारे दादा, अंजनी कुमार चौधरी। दादा का नाम बताते हुए उसकी आंखों में गजब की चमक थी। अच्छा, और आपका नाम? हमारा नाम सोनम चौधरी है। और आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से। शाहरुख खान वहीं रहते हैं ना? बहुत अच्छे लगते हैं शाहरुख खान। हाँ, हम कोई फिल्म नहीं छोड़ते उनका। आप कभी देखे हैं उनको? शाहरुख खान को तो नहीं देखा, पर जिस बंगले में वो रहते हैं ना, वो बंगला खूब देखा है। अब मन्नत नाम है उसका। वो बंगला पहले शूटिंग के लिए दिया जाता था। वहाँ एक फिल्म की शूटिंग भी देखी थी हमने। हम पास में ही रहते थे, पैदल 5 मिनट का ही रास्ता था। अच्छा, तो आप देखी होंगी करीना कपूर को, ऐश्वर्या राय को? नहीं, ये तो 45 साल पहले की बात है। तब करीना, ऐश्वर्या ये तो पैदा भी नहीं हुई होंगी। अच्छा, आपको मिलना है उनसे? अरे नहीं, हम तो ऐसे ही पूछ लिए। उसने शर्माते हुए सिर का पल्ला कुछ आगे खींचा। सुकमा, तनी चाय ले आओ। नहीं, चाय रहने दीजिए। अभी अभी हम खाना खाकर ही निकले हैं। हम घर में आपके लिए सिंघाड़ा बनाए हैं, खाकर देखिए। ऐसा आपके शहर में नहीं मिलेगा। लेकिन अभी हमारा खाना गले पर ही है, नीचे भी नहीं उतरा। सुकमा वहीं खड़ी रही। इस बार घूंघट पीछे सरका और सुर थोड़ा तेज हुआ। अरे का टुकुर टुकुर ताक रही हो? लेके आओ ना। सुकमा मालकिन के आदेश से फौरन पलट गई और गायब हो गई। देखिए, आप परेशान ना हो ना, हम नहीं खाएंगे। आप अपने बारे में बताइए, क्या करती हैं सारा दिन?
अभी बताते हैं। सुकमा, जल्दी ला समोसे। आजा आजा आजा। लीजिए, एक तो प्लेट में लगाए देते हैं। देखिए, जिद मत करिए ना प्लीज, पेट में जगह नहीं है। अगर आपको हमें खिलाना ही है तो पैक करके दे दीजिए। हाँ, जब हमें भूख लगेगी हम खा लेंगे। सोनम चौधरी कुम्हला गई। ऐसी गृहिणियों की जमात हर जगह थी जहां अतिथि की सारी आवभगत सिर्फ खाने से ही होती है। पाहुना न खाए तो घरवाली की फजीहत। लेकिन गरम गरम खाने पर ना मजा आता है। मैं वादा करती हूँ आपसे, आपके समोसे खा लेंगे हम। ऐ सुकमा, सब बांध दे सिंगाड़ा और 4 को रख देना भैया के लिए। सुकमा झट से पलट ली। सुकमा में आहट कम, हरकत ज्यादा थी। अच्छा, तो आपने बताया नहीं, आप क्या करती हैं सारा दिन? सारा दिन? दिन कहाँ चल जाता है पता ही कौन चल पाता है। ये अपने काम पर निकले, उधर लड़का बच्चा सबके स्कूल भेजे, घर समेटे, खाए पिए और वापस बचपन के आने का इंतजार। टाइम ही कहाँ मिलता है। कितना पढ़ी हैं आप? अपने बच्चों को पढ़ाती हैं? 10वीं पास तो नहीं किए थे कि ब्याह हो गया। आज के बच्चा लोग का पढ़ाई कहाँ समझ में आता है, इंग्लिश मीडियम है ना सब। तो आप नवांकुर क्यों नहीं जाती? वहाँ लाइब्रेरी है, गाना नाटक रंगाई ढलाई बहुत कुछ होता है। जाएंगी तो अच्छा लगेगा। क्यों, हमको कौन कमी है जो जाएं हम नवांकुर? और भला ये सब सीख के हम क्या करेंगे? भाई, जिसको पैसे का दरकार होगा वो न जाएगा। ये सुकमा है ना, ये लोग जाती हैं, कुछ सीखती पढ़ती हैं। अब हमको तो दोपहर को थोड़ा टाइम मिलता है तो टीवी पर सिनेमा उलेमा देख लेते हैं, एक आध गो सीरियल देख लेते हैं। वाह, आपके तो ठाठ हैं फिर। अच्छा ये बताइए, आपके पति कभी आपको डांटते धमकाते नहीं है ना कि खाना अच्छा नहीं बना या नमक कम बेसी हो गया तो थाली वाली नहीं पटक देते हैं ना? वो ऐसे सवाल के लिए तैयार नहीं थी। एकाएक सकते में आ गई। दाएं बाएं कनखियों से देखा, सुकमा वहां नहीं थी। फिर अपने 2 इंच के घूंघट को अच्छे से माथे पर कस लिया, जैसे अपने को घूंघट से ही बांध लेगी। कमी बेसी होगा तो बोलेंगे नहीं? बोलते हैं कभी कभी, और काहे नहीं बोलेंगे, वो मालिक है। सारा दिन बाहर खटके आते हैं, 2 बात बोलिए दिए तो कौन आफत आ गया? उनका हक है, वो घर के माथा है। इसलिए तो कहते हैं कि नवांकुर जाइए, बाहर की बयार में निकलेंगी तो अच्छा लगेगा। इस बार घूंघट को ऐसे उसने माथे पर आगे सरकाया जैसे साड़ी का आंचल नहीं, रक्षा कवच हो। हम बाहर निकलेंगे काहे नहीं, और वो निकलते ही हैं कभी तो इन्हीं के साथ जाते हैं। अच्छा, कहाँ? जहाँ ले जाएं। यहाँ अपनी मर्जी से एक बार घूम आइए। वहाँ माटी के बर्तन भी बनते हैं, उन पर चित्रकारी होती है, बहुत सुंदर साड़ियाँ हथकरघे पर बुनी जाती हैं। सिर्फ देखने के लिए ही चलिए। ना जी, हम ये सब कारखाना फारखाना में नहीं जाएंगे। मजबूर हैं का? हमको कोई कमी नहीं, हम बहुत सुख चैन से हैं। इतने में कृष्णा जी ने मुझे चलने का संकेत दिया। मैडम, इस जमात को आप बदल नहीं सकती। सर पर एक पक्की छत और हवा आने के लिए खिड़की के मिल जाने को ही अपनी जन्नत समझती हैं। जो दीवारों और सिटखनियों के भीतर मनमर्जी से खाना पकाने और परोसने को ही अपनी आज़ादी समझे, उन्हें अपने हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। चलिए। हम जाने के लिए उठ खड़े हुए तो सोनम चौधरी ने सुकमा को हाँक लगाई। ए सुकमा, तू भी जा, कल टेम से आ जाना। सिंघाड़ा बांध दिया ना? हम निकलने लगे तो उसने फिर अपने सिर पर आंचल आगे सरका लिया। भूल चूक माफ मैडम जी। हम कभी मुंबई आए तो शाहरुख खान से मिलना है ना आपको, कि नहीं? हम जीप में बैठे तो सुकमा ड्राइवर के हाथ में समोसे का पैकेट थमाकर एक किनारे पैदल चलने लगी। कृष्णा जी ने सुकमा को रोका। सुकमा, तू काहे पैदल जाएगी? चल, हम तो तोहरे दर नहीं जा रहे हैं, आगे बैठ जा। सुकमा ने सामने की सीट पर बैठते हुए अपने कपड़ों को ऐसे समेटा जैसे सीट गंदी ना हो जाए। सकुचाती हुई, अस्त व्यस्त होती हुई सिकुड़ कर बैठ गई। आंखों में कृतज्ञता की नमी थी। अब अगला पड़ाव उसके डेरे पर था। पथरीली सड़क पर जीप हिचकोले खाते चल रही थी। आप समझ ही नहीं पाते कि किस सीमांत पर एक शहर की सीमा खत्म होती है और गांव शुरू हो जाता है, और कब गांव में शहर घुसपैठ कर जाता है। बड़े से बड़े महानगर की गलियों के भीतर छोटे छोटे गांव भी बसते हैं, और हर छोटे से छोटे गांव में शहर अपनी ऐसी दुकान सजा लेता है जहां अंगोछा मिले ना मिले, लक्स साबुन से लेकर फेयर एंड लवली क्रीम तक जरूर मिल जाती है।
लगभग 15 मिनट हिचकोले खाते घने बाजार से गुजरते हुए जीप एक ऐसे मोड़ पर आकर रुक गई जहां से आगे का रास्ता बहुत सकरा था। साइकिल और स्कूटी के अलावा कोई वाहन वहां से गुजर नहीं सकता था। यहाँ भी ईंट के मकान थे, पर ऐसे जैसे कुछ अनघड़ हाथों ने जैसे तैसे दीवारें खड़ी कर ली हों। ऊपर खपरेल की छत थी। किसी भी घर पर बरसों से रंग रोगन नहीं किया गया था। खखराई ईंटों पर सीमेंट के जोड़ों में पड़ी हुई दरारें और धूल की जमी हुई काली तहें वहां रहने वालों की बदहाली की कहानी कह रही थी। जीप से निकलकर आते ही वहां झोपड़ों के भीतर से बहुत से आंचल ढके सिर गर्दन झुकाकर बाहर निकल आए। बुनी हुई रस्सियों की बिछी हुई खाटों से लग रहा था कि हमारे आने की खबर वहां पहले ही हवा में दाखिल हो चुकी थी। सिर पर पल्ला संभालते आंचल के भीतर से कई जोड़ी उत्सुक आंखें हमें निहार रही थी। कुछ बड़ी उम्र की औरतें दोनों ओर लगी खाट पर पैर लटकाए बैठी थी। ज्यादातर मिट्टी पर ही पालथी मारे बैठी थी। सबके चेहरे पर श्रम की लकीरें थीं और रंग बिरंगी साड़ियों की उभरती दिखती तहें चुगली खा रही थीं कि वो आज ही के लिए खास बक्से में से निकाली गई थी। एक पुरखिन सी दिखती अम्मा ने कृष्णा जी के घर की ओर इशारा करके कहा, धन्य भाग हमारे टीचर जी कि आप ई बड़े लोगन को हमसे मिलवाने ले आई। अरे चाय बिस्किट लाओ कोई। सुनते ही सुकमा अव्यवस्थित हो गई, जैसे चाय बिस्किट की जिम्मेदारी उसी की थी। अरे नहीं अम्मा, हमारे लिए तो ये खास बात है कि हम आपका गांव देख रहे हैं। हम शहर वालों ने तो कभी गांव ही नहीं देखा। ऐसन का हमारे पास दिखावेला है का दीदिया। यह सब फटा चिथड़ा है। 2 वक्त का खाना खाते हैं जैसे तैसे, उसी में खुश रहते हैं। थोड़ा गान बजान कर लेते हैं। आहा, तो आप लोग गाना गाकर सुनाएंगे आज, भिखारी ठाकुर? अगल बगल बैठी दूसरी औरतों में चाय बिस्किट पर खुसर पुसर शुरू हो गई थी। दूध का पैकेट लाने की बात कान में कही जा रही थी। अरे जरा चुप हो जाओ, मैडम गाना सुनेंगी। अम्मा ने एक को कोहनी से टहोका और वो औरत फौरन गला खखारने लगी। बायां हाथ ठीक गवैये के अंदाज में कान पर रखकर वो सुर में आ गई। हाँ हाँ, रेलिया बैरन पिया को लिए जाई रे। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। रेलिया बैरन। हाँ, जौन सहरवा में पिया मोर गईले। जौन सहरवा में, जौन सहरवा में पिया मोर गईले। अगिया लागे सहर जली जाए रे। अगिया लागे सहर जली जाए रे। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। रेलिया बैरन। जौन टिकटवा से पिया मोर गईले। जौन टिकटवा से पिया मोर गईले। पनिया बरसे सहर गली जाए रे। है पनिया बरसे सहर गली जाए रे। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे। रेलिया बैरन। भाई वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लोकगीत की धुन पर पूरा माहौल थिरक रहा था। सामूहिक सुरों ने शादी ब्याह का सा समा बांध दिया। सुरों की संगत बिठाने में बेध्यानी में सिर से आंचल कुछ सरक गए थे, जिसे सुरों के थमते ही सबने सहेज लिया। अरे वाह, कमाल गाती हैं, आपकी आवाज तो गजब है।
मैंने पीछे बैठी एक लजीली सी औरत से कहा तो वो प्रफुल्लित होकर कुछ आगे की ओर सरक आई। अम्मा उसे देखते ही जैसे उसका भेद खोलने लगी। जानती हैं दीदिया, ये बिहार की ना है, ये उड़ीसा की है। प्रेम का शादी है इसका। अच्छा, आपको यहाँ की भाषा आती थी? नहीं नहीं, सीख लिए हैं, अब तो उड़िया भी भूल गए। दूसरी ने पोल खोलते हुए बताया, इसका पति उड़ीसा में काम करने आया था और इसे ब्याह लाया। एक और औरत ने टहोका, अरे नहीं, इसी ने फांस लिया, तीज गया मनाई इस पर। सब उसकी ओर ऐसे देखने लगी जैसे उनके बाड़े में उसने जबरन घुसपैठ कर ली है। मैंने गौर किया कि उसके दांत काफी बाहर थे और बार बार वो लाल नेल पॉलिश रंगे नाखूनों से अपना मुंह भींचने की कोशिश कर रही थी, पर होठों पर दांत ऐसे पहरेदारों की तरह तने थे कि वो बंद ही नहीं हो पा रहे थे। बात बात में राज खुला कि उसके पति की ये दूसरी शादी थी। पहली औरत से 4 बच्चे हैं, पति ने नसबंदी करा दी थी। इसका मतलब वो उड़ीसा से बीवी नहीं, एक बिना तनख्वाह की काम करने वाली ब्याह लाया है और वो नाक से मांग तक सिंदूर भर लेने से ही इठलाई रहती है। इस बीच वो वापस पीछे की ओर खिसक गई थी, या उसे शायद खिसका दिया गया था, मालूम नहीं। अच्छा ये बताइए, और सारा दिन घर के कामकाज तो बहुत होते हैं, लेकिन आप लोग कुछ सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, मांडना वगैरह करती हैं क्या? हाँ, करते हैं ना, करते हैं। कपास से सूत बनाते हैं, ऊन का गोला बनाते हैं। अरे सुकमा, जा तो तनी चरखा ले आओ। सुकमा ने सुना, दौड़ती हुई गई और अपने झोपड़े में जाकर छोटा सा लोहे का चरखा ले आई। लोहे का वो चरखा भी एक एंटीक पीस था। इसमें भला कैसे काटते हैं आप लोग? सुकमा के पैरों में जैसे स्प्रिंग लगे थे। वो फिर दौड़ती हुई अंदर गई और कपास का एक गोला उठा लाई। खाली समय में अम्मा, उनकी बहू, बेटी, ननद, जेठानी सब लोग सूत काटते हैं। हम काट के दिखाते हैं, ला बेटा ले आ जरा सुकमा, अम्मा ने कहा और सुकमा के हाथ से चरखा लेना चाहा, लेकिन सुकमा खुद पालती मारकर बैठ गई। एक हाथ में कपास का गोला थामा और दूसरी हथेली से सूत काटना शुरू किया। हाथ ना हो, मशीन के कलपुर्जे हों जैसे। सुकमा चरखा चलाकर दिखा रही थी और हम उसके हाथों की कारीगरी देख रहे थे, जैसे सितार पर उंगलियां कोई राग साध रही हो। गजब है सूत बुनने की कला। जहां धागा टूटा कि उसे वहीं ऐसी दक्षता के साथ जोड़ दिया जाता है कि जोड़ जरा भी ना दिखाई दे। एक रफूगर की कारीगरी। उसके हाथों की दक्षता देखकर मैं अवाक थी। मैंने कपास छू कर देखा, ऐसा मुलायम जैसे रेशम हो, और उसका महीन सूत भी उतना ही मुलायम, रेशम के महीन धागे। सुकमा, तुम इतना अच्छा सूत बुन लेती हो तो चौधराइन के घर में काम क्यों करने जाती हो? सुकमा ने लजाकर सिर घुमा लिया। अरे शादी हो गई तुम्हारी? मेरे पूछते ही सुकमा तपाक से उठी और जवाब देने के बजाय अंदर भाग गई। मैं हकबकाई सी देखने लगी तो अम्मा ने बेबस होकर कहा, ये गूंगी है, मुमा बोल नहीं। गूंगी? लगा ही नहीं कि वो चुप थी। कुछ आंखें जबान का काम करती हैं, बिना बोले भी बहुत कुछ कह जाती हैं। हवा के झोंके से लहराती घुंघराले बालों वाली ये सांवली खूबसूरत कन्या बोल नहीं सकती। अच्छा अम्मा, ये जन्म से ही? ना, खूब बतियात रही, पर जब से इसके बाबू गुजर गए सदमे से इसकी बोली चली गई। कैसे? 4 साल पहले इसका शादी होने वाला था, तभी 500 का नोट उठ गया। बापू वही नोट जमा करके रखा था। 7 दिन भागते रहा अपना बैंक, कभी नंबर नहीं तो कभी नोटे खत्म। चिंता में खाना पीना बंद हुई गवा। वही कमजोरी हालत में रोज भागते भागते हार्ट फेल हुई गवा, मर गया। और आंटी में से पैसा कोई चुरा लिया। ओह, नोटबंदी। अभागी छोकरी है। माँ बचपन में चली गई, बापू शादी से पहले चला गया। घर में अकेली जवान लड़की, का जाने का हुआ, लड़की तो पगला गई। रोए तो गले से आवाज ना निकले। तो किसी ने संभाला नहीं? जेकर किस्मत में खोट होकर कोई का कर लेगा। और शादी?
अब दीदिया मुंह में बोली नहीं, खीसे में नोट नहीं, बोराई छोकरी, शादी कैसे होती? ना हुई, नहीं तो आज गोद में बबुआ खेलत होता। गांव में एक लड़की का भाग्य शादी के बाद एक बच्चा पैदा कर माँ बन जाने तक ही है। नहीं हुआ तो भी गरीब को किसी से शिकायत नहीं। हर आपदा ईश्वर का प्रकोप, हर कहर को किस्मत के नाम पर वो मासूम झेल ले जाता है। कहीं कोई प्रतिरोध नहीं, सारा कसूर हाथ की लकीरों का, विधि के विधान का। तभी सुकमा अंदर से सूत का एक गोला ले आई, गिल्ली डंडा के खेल की गिल्ली जैसा। ओह, सुकमा को देखकर मन में एक हूक सी उठी। इसकी आंखों की मासूमियत यूं ही नहीं थी, जबान का काम भी वो आंखों से कर रही थी। आते ही उसने सूत की गिल्ली मेरे हाथ में थमा दी। सूत की मुलायमियत को मैंने उंगलियों की छुअन से महसूस किया। वही मुलायमियत सुकमा के चेहरे पर थी। सुकमा की आंखों में चमक कौंध गई। वो समझ पा रही थी कि उसकी कारीगरी को सराहा जा रहा है। वो सूत की गिल्ली दिखाकर कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी शायद। इतने में अम्मा बताने लगी, 1 किलो कपास काटने में 1.5-2 महीना लग जाते हैं। इतना समय क्यों? सारा दिन एक ही काम तो नहीं ना, बहुत जंजाल है। और इससे कितनी कमाई हो जाती है? सुकमा उंगलियों के इशारे से कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन अम्मा बोली, 1 किलो सूत काटने के 240 रुपए मिलते हैं। सुनकर मैं गश खा गई। वजन से कपास लेना, वजन से सूत बुन कर देना, एक जोड़ी हाथों की कारीगरी की कीमत ये। मैं अवाक थी। हाथ में मुलायम सूत जैसे चिढ़ा रहा था मुझे। 240 रुपए, ठीकरे के भाव बिकाऊ है श्रम। हाँ। वैसे ही जैसे अपने महानगर में झुग्गी झोपड़ी की औरतें पापड़ का गूंथा हुआ आटा वजन करके घर ले जाती थी और घर के सारे काम निपटाकर खाली वक्त में एक ही साइज के पापड़ गोल बेल कर धूप में सुखाकर वजन से लौटाती थी। 5 किलो आटे के पापड़ बेलने, सुखाने और साइज में लगाने के 250 रुपए। वैसे ही जैसे दिहाड़ी मजदूर को बड़े बड़े टॉवरों पर चिलचिलाती धूप में किसी नट की तरह बांस पर चहलकदमी करते देखती थी दिन भर, और दिहाड़ी 300 रुपए। अगर कोई बांस पर से गिरकर मर भी गया तो कोई भरपाई नहीं। कमर में बेल्ट क्यों नहीं बांधी? इस काम से पहले कागज पर दस्तखत करवा लेते हैं, जिसे मजूर पढ़ नहीं पाता पर पेट के चलते कागज पर अंगूठा लगा देता है। दुर्घटना की जिम्मेदारी खुद मजूर की। कोई फर्क नहीं, गांव हो या शहर, गरीब की नियति गरीब होना ही है। 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो ले, बस उतने में ही खुश। तृप्ति किसे कहते हैं? ये गरीब की नाभि पर लिखा रहता है, फिर भी गले में सुर बना रहता है। रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, रेलिया बैरन। सुकमा एक थाली में अधटूटे कपों में चाय ले आई। चाय दूध जितनी ही गाढ़ी थी। लगा कि पूरा आधा लीटर दूध के पैकेट को चाय में उड़ेल दिया है, और उतनी ही शक्कर, लोकल ब्रांड का ग्लूको बिस्किट। चाशनी में घुले खालिस दूध की चाय 2 घूंट भरनी पड़ी। हमारे लिए ताजगी के 2 घूंट पर उसमें इन सब की कितनी मेहनत मशक्कत छिपी थी। मन हुआ कि अपने बैग से 200 का एक नोट निकालकर कम से कम चाय बिस्किट की कीमत तो अदा कर दूं। और लगा ये गरीब की खुददारी का अपमान होगा। वहां से उठी तो विदा देने के लिए सब उठ खड़ी हुई। आप फिर आइएगा ना? क्या सचमुच? हम फिर आएंगे यहाँ? जीप में हम बैठ रहे थे तो अचानक दरवाजा बंद करने से पहले बिजली की फुर्ती से एक हाथ अंदर आया और मेरी गोद में कुछ डालकर आगे निकल गया। मैं असहज हो गई। देखा तो जैसे स्प्रिंग लगे पैरों पर फुदकती चलती सुकमा पीछे मुड़कर चमकती आंखों से मेरी ओर देखती आगे बढ़ गई। खाकी कागज के पुराने ठोंगे में कुछ गुड़ी मुड़ी कर मेरी गोद में रख गई थी। गाड़ी जब गांव का सीमांत पार कर चली तो मैंने धीरे से गोद में पड़े खाकी ठोंगे को बहुत एहतियात से खोलकर देखा कि उसमें रंग बिरंगी कतरनों से बनाई हुई एक छोटी सी बेहद खूबसूरत लचीली गुड़िया थी। उसे अपनी हथेली में लेकर बड़ा मुलायम सा एहसास हुआ। गुड़िया के गले में हंसली और बाहों में चूड़ियों की जगह रेशम सा कता हुआ सूत था, और पाँव में सूत की चुटिया सी बनी हुई पाजेब।
गुड़िया के छोटे से चेहरे पर एक लाल सा दाना बिंदी की तरह दमक रहा था। सुकमा की आंखें बेआवाज कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। ये उसका सिर्फ एक उपहार था मुझे या कुछ कहना चाह रही थी वो। मैं असमंजस में थी। लौटी तो बद्री ने देखते ही पूछा, दीदिया दिन नीक बीतल ना? सुनकर अच्छा लगा कि सुबह की मैडम जी अब दीदिया हो गई हैं। हाँ भैया, बड़ा नायाब तोहफा मिला मुझे, देखो। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बद्री ने कपड़े की गुड़िया को मेरी हथेली से उठाकर उलट पुलट कर देखा। लचीली गुड़िया के हाथ पैर और गर्दन लुढ़क रहे थे। मखौल उड़ाता सा मुस्कुराकर बोला बद्री, काम न धाम यही सब करत रहत, ये भीमटोला वाली दी है ना? मैंने उसकी हथेली से गुड़िया को लपक कर वापस ले लिया। बेआवाज गुड़िया मेरे पास थी, एक यादगार नियामत की तरह। मैंने उसे सहेज लिया। बस इतना ही कर सकती थी मैं। आपने सुनी जश्न कलम के कलाकार शाश्विता शर्मा की आवाज में सुधा अरोड़ा की कहानी भीमटोला की छोकरी। ये कहानी हंस पत्रिका के सितंबर 2021 अंक में प्रकाशित हुई थी। सुनिए हंस वाणी को hanshindiMagazine.in पर या IVM पॉडकास्ट ऐप और वेबसाइट पर या फिर अन्य पॉडकास्ट ऐप्स पर। आशा है इस नए सफर में हमें आपका प्यार और साथ मिलेगा। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus is joined by actor and producer and author Tushar Kapoor. They discuss his new book, Bachelor Dad and Life as a Single Parent. On the Filter Coffee podcast, Karthik asks Ajit Andhare about his journey from a practicing engineer to the COO of Viacom 18 Studios. On the Wire Talk, Siddharth is joined by social scientist Thomas Bloom Hansen. They discuss the escalating violence in India. On Smarter with Sid, Siddharth contemplates whether Facebook's crash is a blip or a sign of things to come. And on Tere Mere Raste, Keshav takes us to Himachal's most sought-after tourist destination, Manali. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our others for that matter, please do tell a friend. Don't forget to rate us on any other platforms that you're listening to us, whether it's a rating, whether it's a review, it all helps. And do remember to check us out on YouTube. We have a number of channels. They're available on ivmpodcast.com/YouTube. And finally, I would like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda, CoinSwitch, Kuber, and HDFC Life Insurance. Thank you so much for making this possible. We know you love fast food, Fast fashion, faster payment. lightning fast internet speed. Then why not fast information? On Think Fast, where we discuss the latest developments in the world of technology, business, marketing, pop culture. With a side of sarcasm and my dad jokes, not just mine. Not mine, Varun. My jokes are funny. So join me, guys, the funnier one, Suchita Salvan, co-founder of LBB. And me, Varun Dugirala, the co-founder of The Glitch, as we think fast only on the IVM network. Fresh episodes out every Monday. On the IVM app, website, or wherever you get your podcast from.